नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप पाठ नंबर 8 तत्सत्य का अध्ययन करेंगे। लेखक जैनेन्द्र कुमार जैन जी ने यह पाठ उसने लिखा है। तत्सत्य यानी वही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है। और इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताया है कि तत्सत्य यानी वही सत्य है। जैनेन्द्र कुमार जी ने इस कहानी के माध्यम से उसे बताया कि इस संसार में हर एक जीव जंतु अपने अपने जगह पर महत्वपूर्ण है। वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, प्राणी, पशु, यह सभी अपने अपने सभी का अस्तित्व अपने अपने जगह पर जो समाविष्ट है। और इसलिए कि वही सत्य है, तत्सत्य, यह कहानी के माध्यम से कि उसने समझाने की कोशिश की। तो हम लेखक का परिचय पढ़ते हैं। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ है। प्रारंभिक शिक्षा ऋषभ ब्रह्मचर्याश्रम हस्तिनापुर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए काशी विश्व हिंदी विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था, लेकिन 1920 में असहयोग आंदोलन में सहभागी होने के कारण शिक्षा छोड़ दी। आप हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। आपकी कहानियाँ किसी न किसी ऐसे मूल विचार तत्व को जगाती है जो जीवन की समस्याओं की अतल स्पर्शी गहराई में सोई रहती है। आप पद्म भूषण से सम्मानित हैं। जैनेन्द्र जी की मृत्यु 1988 में हुई है। लेखक की प्रमुख कृतियाँ त्यागपत्र, कल्याणी, यह उनका उपन्यास है। पाजेब, वातायन, नीलम, देश की राजकन्या, यह उनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। पापा और प्रकाश नाटक है। मेरे भटकाव, ये और वे संस्मरण है। साहित्य और संस्कृति आलोचना आदि उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। विधा परिचय कहानी गद्य साहित्य की रोचक तथा अन्यतम विधा मानी जाती है। मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति तथा जीवन के यथार्थ का प्रस्तुतिकरण कहानी में होता है। मनोरंजन के साथ साथ किसी न किसी घटना का चित्रण करना कहानी की विशेषता है। जीवन की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधानों को कहानियों में उजागर किया जाता है। समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, रूढ़ियों तथा आडंबरों का समाप्त कर श्रेष्ठ समाज की स्थापना करना कहानियों का मुख्य उद्देश्य है। कहानी का उद्देश्य क्या है कि समाज में व्याप्त कुरीतियों, रूढ़ियों तथा आडंबरों को समाप्त कर श्रेष्ठ समाज की स्थापना करना कहानियों का
उद्देश्य होता है। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ प्रतीकात्मक कहानी है। प्रस्तुत पाठ प्रतीकात्मक कहानी है। सृष्टि निर्माता के प्रतीक वन में मौजूद जीव जंतु तथा वनस्पति भी विशिष्ट प्रवृत्तियों के द्योतक हैं। बुद्धि, शक्ति तथा ज्ञान के अहंकार में चूर मनुष्य स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझता है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहता है कि प्रकृति द्वारा निर्मित पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, इंसान अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। सभी की अस्तित्व इस सृष्टि के लिए अर्थपूर्ण है, और पर अंत में सभी को उस सर्वशक्तिमान के अस्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ता है। यही सृष्टि का अंतिम सत्य है कि सृष्टि निर्माता के प्रतीक वन में मौजूद, कि वन की जो सृष्टि निर्माता ने, भगवान ने, परमात्मा ने यह सृष्टि निर्माण की है, और उसी में वन में मौजूद जीव जंतु तथा वनस्पतियों भी विशिष्ट प्रवृत्तियों द्योतक होते हैं। बुद्धि, शक्ति तथा ज्ञान के अहंकार में चूर मनुष्य ने स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझता है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि प्रकृति द्वारा निर्मित पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, इंसान अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। सभी का अस्तित्व इस सृष्टि के लिए अर्थपूर्ण, और अंत में सभी को सर्वशक्तिमान के अस्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ता है। यही सृष्टि का अंतिम सत्य है। तो छात्रों, हम पाठ पढ़ते हैं। देखिए, एक गहन वन में दो शिकारी पहुंचे। एक गहन वन में दो शिकारी पहुंचे। वे पुरानी शिकारी थे, नए शिकार नहीं थे, पुरानी शिकारी थे। शिकार के टोहों में दूर दूर घूमे थे, कि शिकारी शिकार की खोज में, टोह यानी खोज में दूर दूर घूमे थे, लेकिन ऐसा घना जंगल उन्हें नहीं मिला था। अब देखिए कि शिकारी की टोह में वह दूर दूर घूमे थे, लेकिन ऐसा घना जंगल उन्हें नहीं मिला था। देखते जी में दहशत होती थी, कि देखने के बाद, वन को देखने के बाद भी वह जो दहशत निर्माण होती थी। वहाँ एक बड़े पेड़ की छाह में उन्होंने वास किया और आपस में बातें करने की। आप देखिए कि एक घने पेड़ की छाह में, बड़े पेड़ की छाह में उन्होंने वास किया और आपस में बातें करने लगे। आराम किया। कड़ी तेज धूप में वह चलते चलते थक गए, और थक जाने के बाद एक बड़े पेड़ के निछाह में उन्होंने वास किया, बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। तब एक शिकारी ने कहा, ओह कैसा भयानक जंगल है। तब एक शिकारी ने क्या कहा है, ओह कैसा भयानक जंगल है। दूसरे ने कहा है, और कितना घना। कुछ देर बात कर विश्राम करके वे शिकारी आगे बढ़े। कि कुछ देर के बाद, आराम करने के बाद, विश्राम करने के बाद, कि वह शिकारी आगे बढ़ गए। उनके चले जाने पर पास के शीशम के पेड़ ने बड़ से कहा है, कि पास, उसके ही पास, जिस पेड़ की छाया में बैठे हुए थे, उसी पेड़ के पास एक शीशम का पेड़ था। और यह शीशम के पेड़ ने बड़ वृक्ष से कहा है, बड़ दादा, अभी तुम्हारी छाया में यह कौन थे। कि यह बड़ का जो पेड़ है, वह पेड़ के छाया में आराम करने के लिए दोनों शिकारी बैठे थे, और वह आपस में बातें कर रहे थे। और थोड़ी देर के बाद वह उठकर वह चले गए। लेकिन वहाँ शीशम के पेड़ ने बड़ से कहा, बड़ दादा, अभी तुम्हारी छाया में यह कौन थे। वे गए। तभी बड़े ने कहा, हाँ गए, तुम उन्हें नहीं जानते हो। कि हाँ, कि बड़ ने कहा कि हाँ।
कहे तुम उन्हें नहीं जानते हो? शीशम ने कहा नहीं, वे बड़े अजीब मालूम होते हैं कि उसी के पास में एक शीशम का वृक्ष था और यह शीशम के वृक्ष ने भी उसे देखा था। शीशम ने कहा है नहीं, वे बड़े अजब मालूम होते थे। कौन थे दादा? बड़ दादा, पहले कभी नहीं देखा उन्होंने उन्हें कि आज तक हमने ऐसा जो जंतु है, जीव है, ऐसे व्यक्ति है कि हमने आज तक देखा नहीं। दादा ने कहा जब छोटा था तब इन्हें देखा था। बड़ दादा ने कहा है कि जब मैं छोटा था तब उसी समय उन्होंने देखा था। इन्हें आदमी कहते हैं इतने में इनमें पत्ते नहीं होते, तना ही तन रहता है, तना ही तना रहता है। और उसी प्रकार बड़ दादा ने कहा है कि इन्हें आदमी कहते हैं, इनमें पत्ते नहीं होते, तना ही तना रहता है, होता है। देखो वे चलते कैसे, अपनी तने की दो शाखाओं पर ही चलते चले जाते हैं। अब देखिए, देखो वे चलते कैसे हैं, अपने तने की दो शाखाओं की पर ही चलते चले जाते हैं। शीशम ने कहा ये लोग इतने ही ओछे रहते हैं, ऊंचे नहीं उठाते। ओछे यानी छोटे। शीशम ने कहा कि ये लोग इतने ही ओछे रहते हैं, ऊंचे नहीं उठते। क्यों दादा? दादा ने कहा हमारी तुम्हारी तरह इनमें जड़े नहीं होते। दादा ने कहा कि हमारी तुम्हारी तरह इनमें जड़े नहीं होते। बड़े तो कहा है, पर इससे वे इधर उधर चलते रहते हैं। ऊपर की ओर बढ़ना उन्हें नहीं जानता कि ऊपर की ओर बढ़ना उन्हें नहीं आता। बिना जड़ न जाने वे जीते किस तरह? बिना जड़ न जाने ये जीते किस तरह है? इतने में बबूल ने कहा है कि इतने में बबूल ने कहा इसमें हवा, जिसमें हवा सब छनकर निकल जाती थी, रुकती नहीं थी। कि यह बबूल ने कहा। इतने में बबूल ने आवाज दिया कि जिसमें हवा सांप छनकर निकल जाती थी, रुकती नहीं थी, और जिसके तन पर कांटे थे। क्या आप देखिए कि यह बबूल के तन पर कांटे थे कि जिसमें से हवा सांप छनकर निकल जाती थी, रुकती नहीं थी, और जिसके ऊपर कांटे थे। बोला दादा, ओ दादा, तुमने बहुत दिन देखे हैं, तुमने बहुत दिन देखे हैं। यह बताओ कि किसी वन को भी देखा? यह बताओ कि किसी वन को भी देखा है? यह आदमी किसी भयानक वन की बात कर रहे थे। क्या आप देखिए कि बबूल के पेड़ ने बड़ दादा से कहा कि दादा, ओ दादा, तुमने बहुत दिन देखे हैं, यह बताओ कि किसी वन को भी देखा है? यह आदमी किस भयानक वन की बात कर रहे थे? तुमने उस भयावने वन को देखा है? तुम इस भयावने वन को देखा है कि यह जो आदमी, कि यह किसी भयावन वन की बात कर रहे थे? तुमने उसे भयावन वन को देखा है? शीशम ने कहा दादा, हाँ सुना तो है, मैंने भी था। वह वन क्या होता है? शीशम ने कहा है कि हाँ दादा, हाँ सुना तो मैंने भी था, वह वन क्या होता है? बड़ दादा ने कहा सच पूछो तो भाई, इतनी उम्र हुई, उस भयावने वन को तो मैंने भी नहीं देखा। बड़ दादा ने कहा कि सच पूछो तो भाई, इतनी उम्र हुई, उस भयावने वन को तो मैंने भी नहीं देखा। सभी जानवर मैंने देखे हैं, सभी जानवर मैंने देखे, शेर, चीता, भालू, हाथी, भेड़िया, पर वन नामक जानवर को मैंने अब तक नहीं देखा है। बड़दादा ने कहा है कि मैंने तो सभी देखा है, जानवर को सभी देखा है, शेर देखा है, चीता देखा, भालू, हाथी, भेड़िया, पर वन नामक जानवर को मैंने अब तक नहीं देखा। एक ने कहा मालूम होता है वह
शेर चीतों से भी डरवाना होता है। मालूम होता है वह शेर चीतों से भी डरवाना होता है। बड़ दादा ने कहा, डरवाना जाने तुम किससे कहते हैं, तो हमारी तो सबसे प्रीति है। डरवाना किससे जाने? बड़ दादा ने कहा कि डरवाना जाने तुम किससे कहते हैं, हमारी तो सबसे प्रीति है। बबुल ने कहा, दादा प्रीति की बात नहीं है, मैं तो अपने पास कांटे रखता हूं। प्रीति दादा, यह प्रीति की बात नहीं है, मैं तो अपने पास कांटे रखता हूं। पर वे आदमी वन को भयावन बताते थे। पर यह आदमी वन को भयावना बताते थे, जरूर वो चित्तों से बढ़कर होगा। कि यह आदमी भयावन जंगल को बताते हैं, जरूर वो चित्तों से बढ़कर होगा। दादा सो तो होता ही होगा। आदमी एक टूटी सी टहनी से आग की लपट छोड़कर शेर चित्तों को मार देता है। उन्हें ऐसा मारते मरते अपने सामने हमने देखा, पर वह वन की लाश हमने नहीं देखी। वह जरूर कोई बड़ा खौफनाक होगा। क्या देखिए कि सो तो होता ही होगा। आदमी एक टूटी सी टहनी से आग की लपेट छोड़कर शेर चित्तों को मार देता है। उन्हें ऐसा मरते अपने सामने हमने देखा है, पर वन की लाश हमने नहीं देखी। वह जरूर कोई बड़ा खौफनाक होगा। इसी तरह उनमें बातें होने लगी। वन को उनमें से कोई किसी ने नहीं देखा, नहीं जानता था। आसपास के पेड़ वन को नहीं जानता था। आसपास के पेड़ साल, सेमर, सिरस उस बातचीत में हिस्सा लेने लगे। कि यह सभी चर्चा चल रही कि यह भयावन वहन के बारे में यह सोच रहे, चर्चा चल रही है। आसपास के पेड़ साल, सेमर, सिरस उस बातचीत से हिस्सा लेने लगे। वन को कोई मानना नहीं चाहता था, किसी को उसका कुछ पता नहीं था, पर उसका डर सबको था। वन के संदर्भ में ये दोनों शिकारी बात कर रहे थे, लेकिन यह वन किसी को पता नहीं था। यह वृक्षों को, बड़दादा को, शीशम को, पीपल के पेड़ को, यह सभी जीव जंतु मालूम थे, लेकिन वन के बारे में अभी तक किसी ने देखा नहीं है। किसी को कुछ उसका कुछ पता नहीं था, पर उसका डर सबको था। इतने में पास ही जो बांस खड़ा था, बांस यानी बांस, बांबू, बांस का खड़ा था, और जो जरा हवा पर खड़खड़ा करने लगता था, उसने अपनी जगह से ही सीटी सी आवाज़ देकर कहा, मुझे बताओ क्या बात है, मैं पोला हूँ, मैं बहुत जानता हूँ। कि यह बांस के पत्ते ने कहा। हवा के ठोकरों से कारण वह खड़खड़ा जो करने लगता था, उसने अपनी जगह से ही सीटी सी आवाज़ देकर कहा कि हवा के टकराने के कारण जो बांस होते हैं वो अंदर खोखले हो जाते हैं, और खोखले होने के कारण ऊपर से हवा टकराने के बाद यह खड़खड़ आवाज़ आ जाता है, और खड़खड़ आवाज़ करने के बाद और उसी समय सिट्टी के जैसा आवाज़ देकर मुझे बताओ क्या बात है, मैं पोला हूँ, मैं बहुत जानता हूँ। और इसी प्रकार इस कहानी के माध्यम से यह वन, दोनों शिकारियों ने यह भयावन वन की बात कर रही थी, लेकिन बर्ड ने भी सुना है, बात करते समय सुना, देखा है। बबुल के पेड़ ने भी देखा है, पीपल के पेड़ में भी देखा, शीशम के पेड़ में भी देखा, लेकिन वर्ग के बारे में उसे कुछ मालूम नहीं था। सभी चर्चा करने लगे, और बाद में बांस के पत्ते ने भी कहा कि आज तक मैंने ऐसा देखा नहीं है। और उसी प्रकार की यहाँ आज की तारीख का यही खत्म हो गई। धन्यवाद।